नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका ये न्यूज में। चलिए गौर करते हैं समाचारों से पहले हेडलाइंस पर। दवा कंपनी रेशो इंडिया ने अपनी एंटीबॉडी कॉकटेल भारत में लॉन्च कर दी है। केसरीवीमैब और इमडेवीमैब की इस एंटीबॉडी कॉकटेल की एक डोज भारत में 60,000 रुपए की होगी। रोहतक में सोमवार देर शाम एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पेशों से वकील यह युवक घटना के वक्त ग्राउंड पर कसरत कर रहा था। अचानक एक बाइक पर सवार होकर दो युवक वहां आए और उन्होंने 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। संक्रमण के बढ़ते मामलों पर कंट्रोल पर महाराष्ट्र फिर से एक बार अनलॉक की राह पर निकल पड़ा है। राज्य में 1 जून से चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जाएगी। यह जानकारी राज्य के तहत एवं पुनर्वासन मंत्री विजय पटेवर ने दी है। टूलकिट केस में ट्विटर इंडिया को दिल्ली पुलिस के नोटिस के बाद सोशल मीडिया कंपनी का अमेरिकी हेडक्वार्टर एक्टिव हो गया है। दिल्ली पुलिस के अफसर सोमवार को ट्विटर के दफ्तर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ एक अहम बैठक की। यह बैठक नए सीबीआई डायरेक्टर के चयन के लिए हुई। चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। दवा कंपनी रोशो इंडिया ने अपनी एंटीबॉडी कॉकटेल भारत से लॉन्च कर दी है। केसीवीडैम और इमडेवीमैब की इस एंटीबॉडी कॉकटेल की एक डोज भारत में 60,000 रुपए की होगी। पिछले 10 साल इसी एंटीबॉडी से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना ट्रीटमेंट किया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस एंटीबॉडी से करीब 70% ऐसे लोग अस्पताल जाने से बच जाएंगे जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। रेशो इंडिया ने कहा 1200 mg की हर डोज में 600 mg केसरीवीमैब और 600 mg इमडेवीमैब में है। हर डोज की कीमत 59,750 रुपए होगी। इसकी मल्टी डोज के पैकेट की अधिकतम कीमत 1.19 लाख रुपए होगी। एक पैक से 2 कोरोना संक्रमितों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। भारत में इस एंटीबॉडी की मार्केटिंग सिप्ला कर रही है। रोशो और सिप्ला ने कहा कि दवा का पहला डोज इंडिया में आ गया है। इसका दूसरा बैच 15 जून तक आ जाएगा। जून तक इसके 1 लाख पैकेट भारत में होंगे और इससे करीब 2 लाख लोगों को इससे फायदा होगा। ये दवा बड़े अस्पतालों और कोविड सेंटर्स को मुहैया कराई जाएंगी। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ दिन पहले ही एंटीबॉडी कॉकटेल के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। मेदांता अस्पताल के डॉक्टर त्रेहन ने एक न्यूज वेबसाइट से बातचीत कर बताया कि एंटीबॉडी कॉकटेल को कुछ केसेस में बच्चों को भी दिया जा सकता है। रोहतक में सोमवार देर शाम एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पेशे से वकील यह युवक घटना के वक्त ग्राउंड पर कसरत कर रहा था। अचानक एक बाइक पर सवार होकर 2 युवक वहां आए और उन्होंने 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की ली। जान बचाने के लिए युवक भागा, लेकिन हमलावर पीछा करते रहे और गोली चलाते रहे। पुलिस ने इस संबंध में 6 युवकों के खिलाफ केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार वारदात को लड़की के चक्कर में अंजाम दिए जाने का शक है। वारदात सोमवार देर शाम करीब 7:15 बजे वैश्य इंस्टीट्यूट के स्टेडियम की है। दिल्ली के विजय विहार निवासी अंकुश उर्फ सिद्धार्थ उर्फ गौरी गाजियाबाद में LLB अंतिम वर्ष का छात्र था। करीब 1.5 महीने से रोहतक की जनता कॉलोनी अपनी दादी के साथ रह रहा था। सिद्धार्थ के पिता दिल्ली को रोहिणी कोर्ट में वकालत करते थे। वहीं कुछ दिन पहले ही उसने भी रोहतक कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी। सोमवार शाम सिद्धार्थ अपने दोस्त नीतीश और कुकी के साथ वैश्य कॉलेज के स्टेडियम में घूमने के लिए गया था। तभी 2 हमलावरों ने आकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वारदात के वक्त स्टेडियम में चौकीदार भी मौजूद था। चौकीदार ने बताया कि 2 युवक दीवार कूदकर स्टेडियम में घुसे और सिद्धार्थ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वह जान बचाने के लिए भागा। हमलावरों ने पीछा करके उसे गोलियों से भून डाला। हमलावरों ने 10 से 12 राउंड फायर किए। 4 से 5 गोलियां सिद्धार्थ को बगलों, पीठ और सिर पर पीछे लगी है। हत्या के बाद हमलावर दीवार फांदकर भाग गए।
संक्रमण के बढ़ते मामलों पर कंट्रोल कर महाराष्ट्र फिर से एक बार अनलॉक की राह पर निकल पड़ा है। राज्य में 1 जून से चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जाएगी। यह जानकारी राज्य के तहत एवं पुनर्वासन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने दी है। उन्होंने कहा कि अगले 4 दिनों के भीतर राज्य में लॉकडाउन शिथिल करने के मुद्दे पर फैसला किया जाएगा। राज्य को 4 चरण में अनलॉक करने की तैयारियां की जाएगी। पहली और दूसरे चरण में दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाएगी। तीसरे चरण में महाराष्ट्र सरकार द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, बार और शराब बिक्री की दुकानों को कारोबार शुरू करने की मंजूरी दी जा सकती है। चौथे चरण में सरकार लोकल सेवा व धार्मिक स्थलों को खोलने की भी मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा जिन जिलों में लॉकडाउन या कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, वहां पर हालात को देखकर फैसला किया जाएगा। वडेट्टीवार ने बताया कि राज्य में अभी 14 जिले रेड जोन में हैं, इसलिए इन जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में लगी कड़ी पाबंदियों में छूट दी जाएगी। महाराष्ट्र के बुलढाणा, रत्नागिरी, सांगली, यवतमाल, सिंधुदुर्ग, अमरावती, सोलापुर, अकोला, सतारा, वाशिम, बीड, गढ़चिरौली, अहमदनगर और अहमदाबाद शामिल है। महाराष्ट्र में कोरोना से ठीक होने वाले ही संख्या लगातार कम हो रही है। सोमवार को राज्य में 22,122 नए मरीज मिले हैं। 19 मई के बाद से राज्य में लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 42,320 लोग कोरोना से ठीक होकर घर आए। टूलकिट केस में ट्विटर इंडिया को दिल्ली पुलिस के नोटिस के बाद सोशल मीडिया कंपनी का अमेरिकी हेडक्वार्टर एक्टिव हो गया है। दिल्ली पुलिस के अफसर सोमवार को ट्विटर के दफ्तर पहुंचे थे। इसके बाद ट्विटर ने अपने ग्लोबल डेप्यूटी जनरल काउंसिल ऑफ लीगल वीपी जिम बेकर को ये मामला सौंपा है। बेकर अमेरिकी जांच एजेंसी FBI में भी काम कर चुके हैं। सूत्रों के हवाले से बताया है कि रिपोर्ट्स के कहा गया कि ट्विटर टूलकिट सामने को लेकर अमेरिकी सरकार के पास भी जा सकती है। सूत्रों ने कहा कि केवल और केवल एक अच्छी बात है कि ट्विटर इंडिया का दफ्तर कोरोना के बिगड़ते हालात की वजह से बंद है और अब अमेरिकी हेडक्वार्टर ने इस मामले में दखल दिया है। ट्विटर हेडक्वार्टर लगातार भारत स्थित दफ्तर के संपर्क में है। भाजपा नेताओं की पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया शब्द से टैग करने के बाद से ही ट्विटर केंद्र सरकार के निशाने पर है। अब दिल्ली पुलिस टूलकिट जांच को लेकर ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव स्थित दफ्तरों पर भी गई है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस के नोटिस देने के बाद ट्विटर हेडक्वार्टर में तनाव का माहौल है। पुलिस के एक्शन की जानकारी तत्काल हेडक्वार्टर को दी गई है, उस वक्त जब अमेरिका में सुबह भी नहीं हो पाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चीफ जस्टिस NV रमन्ना और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ एक अहम बैठक की। यह बैठक नए CBI डायरेक्टर के चयन के लिए हुई थी। 90 मिनट चली इस मीटिंग के इस पद के लिए रेस में शामिल कंटेंडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करना था। इस दौरान CJI समन्ना और के एक जरूरी नियम का हवाला दिया। इसके चलते 2 नाम रेस से बाहर हो गए। CBI डायरेक्टर के चयन करने वाले पैनल में प्रधानमंत्री मोदी, अधीर रंजन और CJI रमन्ना शामिल है। इसके लिए उन्होंने सूत्रों से हवाले बताया है कि अपनी रिपोर्ट में कहा गया CJI ने मीटिंग में 6 मंथ रूल का हवाला दिया। CJI ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि नए डायरेक्टर के चयन में 6 महीने के नियम का पालन जरूरी होना चाहिए। यह नियम कहता है कि जिन अफसरों का कार्यकाल 6 महीने से कम बचा है, उनके नाम पर चीफ पोस्ट के लिए विचार न किया जाए। मीटिंग के दौरान CJI की बात का अधीर रंजन ने समर्थन किया। 3 मेंबर वाले पैनल में 2 लोगों के समर्थन से इस नियम पर विचार किया गया और 2 नाम CBI डायरेक्टर की रेस से बाहर हो गए। इनमें BSF के चीफ राकेश अस्थाना शामिल हैं, जो कि 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। इनके अलावा 31 मई को रिटायर हो रहे NIA चीफ YC मोदी के नाम पर भी विचार नहीं किया गया, जबकि इस पद के लिए इन्हें 2 नामों को सबसे आगे माना जा रहा था। पहले इंजेक्शन 1 महीने पहले लगे थे, बाकी बात तो जा समझ तो लो। अस्पताल में जा के ठीक हो गए। जिन्हें भी इंजेक्शन लगे वे सभी इलाज करा गए थे। 1 हफ्ते तक बुखार रहा। अब ये बताएं कि अस्पताल की गोली दवाई की पूर्ति करें या पेट की। दूसरे इंजेक्शन लगवाने के लिए हमें हिम्मत नहीं भैया। ये कहना है 70 साल के फूल सिंह केवट का। वे सीहोर जिले के गांव जेत के
केवट मोहल्ले रोड पर रहते हैं। जेत वही गांव है जहां के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं। नर्मदा किनारे बसे इस गांव में कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम की स्थिति मिली तो युवा स्लॉट बुक नहीं होने से परेशान है। भ्रम और परेशानी का असर दिखता ही है। यहाँ 45 साल से अधिक उम्र वालों का पूरी तरह टीकाकरण अभी 10% भी नहीं हो सका है। 1350 लोगों की आबादी में 45 साल से अधिक उम्र वाले करीब 420 लोग हैं। 276 ने पहला डोज लगवा लिया है, दूसरा डोज सिर्फ 38 लोगों ने ही लगवाया है। स्वास्थ्य कर्मी सोनम सोनी ने बताया, जब यहाँ 7वीं बार टीकाकरण 17 मई को हुआ तो केवल 4 गांव वालों ने ही वैक्सीन लगवाई। ऐसे में वैक्सीन खराब हुई। गांव वालों को टीकाकरण के लिए कहते तो वो बोलते हैं इससे बुखार आ जाता है, हम नहीं लगवाएंगे। कोई कहता है 1 लाख रुपए दो तब लगवाएंगे वैक्सीन। राजस्थान में कोरोना संक्रमित केसों में लगातार कमी आने के साथ साथ रिकवर मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी का परिणाम है कि राज्य में अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की मारामारी खत्म हो गई है। यहाँ नए मरीज को अब अस्पतालों में आसानी से बेड मिल रहे हैं। ऑक्सीजन को लेकर भी कोई समस्या नहीं आ रही है। पिछले 10 दिन की रिपोर्ट देखें तो प्रदेश में रिकवरी रेट लगभग 15% बढ़ा है। इसके कारण 33 में से 12 जिलों में रिकवरी की दर 90% से ऊपर चली गई। राज्य में 14 मई को सबसे ज्यादा 2.12 लाख एक्टिव केस थे और प्रदेश का रिकवरी रेट 74% से भी कम था। सख्त लॉकडाउन लगने के बाद न केवल संक्रमित केस में कमी आने लगी बल्कि मरीज भी तेजी से रिकवर होने लगे। 24 मई को एक्टिव केस घटकर 99,000 पर आ गया है और रिकवरी रेट 88% के ऊपर भी चला गया है। राजस्थान में रिकवरी रेट बढ़ने के साथ ही जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या में भी तेजी से गिरावट हुई है। पिछले 10 दिन में सबसे ज्यादा 29,526 एक्टिव केस मरीज जयपुर में कम हुए हैं। इसके बाद जोधपुर में 16,266 एक्टिव केसों की संख्या में कमी आई है। राज्य में कुल 33 में 14 ऐसे जिले हैं जिसमें 2000 से ज्यादा की संख्या है में एक्टिव केस कम है। इसमें जयपुर, जोधपुर भी शामिल है। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है। इस बार बच्चे, युवा, गर्भवती महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना महामारी का प्रभाव बढ़ रहा है। हालात हृदय विदारक हैं। कोरोना विकराल रूप ले रहा है। बचाव के लिए संक्रमण की चेन तोड़ना जरूरी है। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। निज पर शासन फिर अनुशासन। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस महाराष्ट्र में नोटिफाइड डिजीज घोषित कर गई है। इसकी जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मंगलवार को दी। अब तक महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2245 मामले सामने आए हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले योजना के तहत 131 सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस का मुफ्त इलाज किया जाएगा। फिलहाल 1007 मरीजों को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। इन अस्पतालों में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली इंजेक्शन मुफ्त में दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर कहा कि राज्य सरकार को जून के पहले हफ्ते में ग्लोबल टेंडर के लिए जारी एम्टोफिस बी के 60,000 वायल मिलेंगे। टोपे के मुताबिक राज्य में 90 मरीजों की मौत ब्लैक फंगस से हुई है। टोपे ने बताया कि नोटिफाइड डिजीज घोषित हो जाने के बाद सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल या डॉक्टर इसकी स्क्रीनिंग, पहचान, इसके इलाज के मैनेजमेंट के संबंध में महाराष्ट्र शासन, IMCR और भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन करते हुए काम करेंगे। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल अब ब्लैक फंगस के संदेह का कंफर्म हो चुके केस की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी को देंगे। नोटिफाइड हो जाने के बाद से ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई कोई जानकारी प्रिंट, इलेक्ट्रेशन या अन्य किसी मीडिया को देने से पहले स्वास्थ्य विभाग की अनुमति लेनी होगी।
किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने के चलते संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बुधवार को काला दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान सीकर में भी गांव और कस्बों के मुख्य चौराहे पर पीएम मोदी का पुतला दहन किया जाएगा। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान घर पर काले झंडे लगाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा प्रवक्ता BL मिल ने बताया कि अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन, टिकेत व अन्य किसानों संगठनों, C2 ट्रेड यूनियन और अनेक सामाजिक संगठनों की ओर से बुधवार को काला दिवस मनाया जाएगा। इसमें कोविड-19 की पालना करते हुए जिला मुख्यालय, जिला के सभी 11 टोल बूथ, शहर और गांव के सैकड़ों मुख्य स्थानों पर किसान मोदी का पुतला दहन करेंगे। किसान घरों और वाहनों पर काले झंडे लगाकर विरोध जताएंगे। इसके लिए अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमाराम और प्रदेशाध्यक्ष परराम, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मिल, राष्ट्रीय सचिव जाबर सिंह गोसाल्य, संयुक्त किसान मोर्चा संयोजन पूर्णलमान सुंडा, उस्मान खान ने जूम मीटिंग आयोजित कर जिले के किसान और अन्य संगठन के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसके साथ ही काला दिवस मनाने, विरोध प्रदर्शन करने के लिए जिले के 11 टोल बूथों एवं सैकड़ों पॉइंट चिन्हित कर अलग अलग कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई। मीटिंग में तय किया गया कि सभी किसान विरोध प्रदर्शन के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड भी करेंगे। प्रदेश में बिजली की दरें कम करने, कोरोना काल के बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष गिरिराज गौतम के नेतृत्व वाले कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में ही शर्ट व टी-शर्ट उतार कर अधनंग होकर प्रदर्शन किया, वीडियो संदेश बनाया, फिर वीडियो संदेश बना के वीडियो को सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री को टैग किया है। गिरिराज गौतम ने बताया कि प्रदेश में बिजली की बढ़ी दरों व कोरोना काल के बिजली बिलों ने गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़ दी है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के बाद आमजन रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग बिजली के बिल कहां से जमा करेंगे? कोटा में लोगों की बंद दुकानें में भी बिल पहुंचाए जा रहे हैं। उन पर बिजली बिल जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति मानसिक अवसाद में आता है, उसके साथ कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे वक्त में सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए लोगों की सहायता करनी चाहिए। बाजियुमो ने अभियान के तहत वीडियो संदेश भेजकर बिजली की बड़ी दरें कम करने व कोरोना काल के बिजली के बिल माफ करने की मांग की है। उदयपुर में कोरोना संक्रमण घातक रूप ले चुका है। बावजूद इसके आम जनता की लापरवाही अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही नजारा मंगलवार को उदयपुर के टाउन हॉल के नजदीक बैंक तिराहे पर देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही के चलते लंबा जाम लग गया है। इसके बाद मौके पर पहुंची सूरजपोल थाना पुलिस ने लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लापरवाह लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की। उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही मौतों का आंकड़ा भी भयावह रूप ले चुका है। शहर में अब तक संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 54,000 को पार कर गया है। वहीं 600 संक्रमित मरीजों की कोरोना की चपेट में आने के बाद मौत हो चुकी है। बावजूद इसके शहरवासियों की लापरवाही अब भी बादस्तूर जारी है। ऐसे में देखना होगा शासन प्रशासन शहर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अब क्या कदम उठाते हैं। पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन लागू होने के बावजूद कुछ लोग सरकार द्वारा दी गई रियायत का हवाला देकर अभी कुछ लोग बाजारों में निकल रहे हैं, जिन्हें रोकने पर वह अस्पताल जाने या फिर घर का राशन खरीदने का हवाला देते हैं। ऐसे में हम जनता से अपील करेंगे कि बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है।
ब्लैक फंगस के बढ़ते डर के बीच मंगलवार से बीकानेर में उन सभी मरीजों के घर पर दस्तक दी जाएगी जो अप्रैल मई में पॉजिटिव हुए हैं। 2 दिन चलते वाले इस सर्वे में रोगियों से कई सवाल होंगे। पता लगाया जाएगा कि इनकी आंख, नाक, दांत, मुंह में दर्द तो नहीं, अगर दर्द है तो कहीं म्यूकरमाइकोसिस का ब्लैक फंगस का असर तो नहीं। जिले भर में नर्सेस की ओर से किए जाने वाले इस सर्वे में कोई भी संदिग्ध रोगी सामने आता है तो उसे तुरंत आइसोलेट करने के साथ पीबीएम अस्पताल के विशेष आउटडोर में स्क्रीनिंग के लिए भेजा जा सकता है। इस निर्णय के साथ ही जिले भर में टीमें बनाई गई हैं। ब्लैक एवं वार्डर प्रभारी कर्मचारियों को सूची सौंपी गई है। मोबाइल नंबर सहित दी गई इस सूचना के साथ एक फॉर्मेट भी दिया गया है। 2 महीनों में पॉजिटिव हुए लगभग 24,000 रोगियों की डिटेल इस इंफॉर्मेशन में आ जाएगी। इस बारे में सभी प्रभारियों, पीएचसी, सीएचसी इंचार्ज को ऑनलाइन ट्रेनिंग और नसीहतों दी जाएगी। अधिकारी सर्वे करने वाले अपने मातकों को फॉर्मेट की बारीकियां समझा रहे हैं। कार्यवाहक सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता का कहना है कि म्यूकरमाइकोसिस हाई रिस्क केसेज के सर्वे का मकसद है संदिग्ध रोगियों को तलाश कर बीमारी को फैलने से रोकना और समुचित इलाज करवाना है। कोरोना के इलाज के दौरान मरीजों को जरूरत से ज्यादा स्टेरॉइड देने से ब्लैक फंगस के खतरे के बीच व्हाइट फंगस भी डराने लगा है। इस तरह के रोगियों के मुंह में सफेद परत जम जाती है। मुंह में परत जमने की शिकायत वाले एमजी अस्पताल में 10-12 रोगी सामने आ चुके हैं। चिकित्सकों का कहना है कि पहले भी इस तरह के लक्षण उन लोगों में दिखते थे जिनको गंभीर बीमारी थी, उन्हें इम्यूनिटी कमजोर होती थी। अधिक स्टेरॉइड देने से कईयों के शरीर पर दाने निकल आए हैं, फुंसियां भी होने लगी है, कईयों के तो चेहरे पर पिंपल निकलने लगे हैं। इनकी जांचों के सामने आ रही है, अभी ये उनको है रहा है जो कोविड पॉजिटिव निकले थे। इलाज के दौरान इनको इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दी गई थी। ऐसे कोविड मरीजों को पहले से किसी गंभीर बीमारी जिसमें शुगर, हाई बीपी व अन्य बीमारी से पीड़ित है, उनको यह फंगस होने का संभावना 80% हो जाता है, क्योंकि ऐसे मरीजों की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इस तरह की किसी परेशानी होने पर इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ब्लैक फंगस की तुलना में सफ़ेद फंगस कम अग्रेसिव होता है। ब्लैक फंगस ब्लड के जरिए फैलता है, एक से दूसरे अंग में तेजी से फैलता है। ब्रेन में पहुंचने के बाद मरीज की जान बचाना मुश्किल है, जबकि सफ़ेद फंगस कम घातक होता है। यह ब्रेन में नहीं पहुंचता है, जहां से शुरू होता है उसी के आसपास के अंगों को सड़ाते हुए आगे बढ़ता है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच लंबे लॉकडाउन के बाद 1 जून से मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी प्रतिक्रिया तय करने के लिए मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी बनने की घोषणा की। प्रभारी मंत्री जिलों का दौरा कर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से इसके सुझाव लेंगे। सुझाव राज्य स्तरीय मंत्रियों की कमेटी को दिए जाएंगे। फिलहाल तय है कि मॉल, सिनेमाघर, कोचिंग आदि को पहले चरण में नहीं खोला जाएगा। किस कारण में परिस्थिति के अनुसार क्या खुलेगा, यह 31 मई को तय हो जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले अनलॉक को लेकर मंत्रियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में दौरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू में डील और राहत देने के लिए मंत्रियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। इसके साथ ही वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती, ऑक्सीजन और बेड की समुचित व्यवस्था के लिए मंत्रियों की अलग अलग कमेटी बनानी जाएगी। इस कमेटी में घोषणा आज देर शाम या कल देर रात तक कर दी जाएगी। इससे पहले राज्य के लगभग सभी जिलों में 24 से 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, लेकिन कम संक्रमण वाले 6 जिलों में कुछ ढील दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि इन 6 जिलों में एक छूट मिलने के बाद संक्रमण नहीं बढ़ा तो इसी आधार पर 1 जून से बाकी जिलों में भी छूट और राहत दी जाएगी।
बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद शुरू हुई हिंसा को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र और बंगाल सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया था कि इस सियासी हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। इसके चलते लोगों को राज्य से बाहर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट इसमें SIT गठित करने और दोषियों पर एक्शन लेने के निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग को भी पार्टी बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा था कि दोनों आयोग ने भी बंगाल के हालात पर चिंता जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 जून को इस याचिका पर फिर सुनवाई होगी और अब तक राज्य सरकार व केंद्र सरकार अपना जवाब भेज दें। बंगाल में 2 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद हिंसा का दौर शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी TMC को मिली भारी जीत के बाद भाजपा और सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पों में करीब 15 लोगों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ समेत कई नेताओं ने बंगाल में अनजानी और हत्याओं पर चिंता जाहिर की थी। आज के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए K न्यूज़। नमस्कार।